हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हैलोजन डेरिवेटिव्स के IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। उम्मीद है आपने लर्न किया होगा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर। लेट अस मूव टू द थर्ड लेक्चर नाउ। अब इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके मदद से आपको रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, लेट अस स्टार्ट। MOP का मतलब होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग को पढ़ने हैं और फिर एक एक करके मैं शुरू करता हूँ पढ़ाना, ठीक है। देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है, हमको प्रिपेयर करना होता है हैलोजन डेरिवेटिव, करेक्ट है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्टेंट है और यहाँ पर बनने वाला है प्रोडक्ट और यहाँ पर लगने वाली है कंडीशंस या कैटलिस्ट ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, रिएक्टेंट से हमको प्रोडक्ट बनाना है। हम सीख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, यानी प्रिपेयर क्या होना चाहिए, हैलोजन डेरिवेटिव होना चाहिए, हाँ कि ना। तो हैलोजन डेरिवेटिव तो सर बहुत सारे होते हैं, मोनोहैलोजन, डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन। हमको क्या प्रिपेयर करना है, देखिए हमारा मेन फोकस रहेगा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव प्रिपेयर करना, ठीक है। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव प्रिपेयर करना अपना मेन फोकस है, ठीक है। वो कहां से बनेगा, रिएक्टेंट से बनेगा। तो ये रिएक्टेंट्स बहुत से, देखिए जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट्स चेंज करूंगा कंडीशंस चेंज हो जाएगी, पर प्रोडक्ट मुझे सेम ही मिलना चाहिए, है ना। तो माय राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन इज फिक्स्ड दैट आई शुड गेट मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ओनली, है ना। व्हाट आई कैन चेंज इज माय लेफ्ट हैंड साइड, आई कैन चेंज द रिएक्टेंट्स और द रिएजेंट्स व्हिच वी आर यूजिंग टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड, राइट। तो लेट अस सी कि हम लोग कितने टाइप के रिएजेंट्स जो है वो यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो आपको मैं बताता हूं हाइड्रोकार्बन। क्या सिखाता हूं आपको, हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन के थ्रू हम अल्काइल हाइड्राइड्स कैसे बना सकते हैं या फिर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम सीखने वाले हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल्स, कि अल्कोहल की मदद से हम लोग अल्काइल हाइड्राइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो मेथड है, ठीक है, वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। उम्मीद है कि आप भी साथ में मेरे नोट्स बना रहे होंगे और ये चार्ट बना रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर देखिए दो चीजें देखेंगे हम लोग, दैट इज अल्केन, ठीक है, एंड अल्कीन, ठीक है। सर अल्काइन से नहीं बना सकते, देखिए अल्काइन से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्काइंस को है ना अल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर अल्कीन से बनाते हैं। तो वो एक मिसलिनियस मेथड हो गया, ठीक है। दैट इज वाई सिर्फ अल्केन और अल्कीन से पढ़ेंगे, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से पढ़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल से मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल में। और हैलोजन एक्सचेंज जो है इसके अंदर भी दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड जो है वो नेम रिएक्शन है। बेटा नेम रिएक्शन क्या होता है, जो साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को इन्वेंट या डिस्कवर किया होता है ना, वो साइंटिस्ट उसका नाम रख देता है अपने नाम के ऊपर, ठीक है। तो वो ही नाम से चलता है। और ये जो नेम रिएक्शंस का फंडा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ इतना कहेंगे, राइट अ नोट ऑन सम पर्टिकुलर नेम रिएक्शन, तो और कुछ भी नहीं कहना है। तो यहाँ पे आपको नेम रिएक्शन में नाम, उसका प्रोसीजर, है ना, सब कुछ अच्छे से याद रखना होता है। और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क 3 मार्क में बड़े आसानी से हर साल एग्जाम में आते ही है। तो नेम रिएक्शंस आज के बाद बाय डिफॉल्ट हर लेक्चर में नेम रिएक्शंस होमवर्क में मैं आपको 5 बार दूंगा ही लिखने के लिए, बाय डिफॉल्ट। नहीं भी बोला कभी तो आप खुद से ही लिख लेना नेम रिएक्शन 5 बार। और बाय डिफॉल्ट ऑल नेम रिएक्शंस आर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर दो नेम रिएक्शंस है। पहला जो नेम रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और दूसरा जो नेम रिएक्शन है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो नेम रिएक्शन आने वाले हैं आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 टाइम्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। तो देयर आर हाउ मेनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन वाले से। मैं आपको सभी रिएक्शन सिखाऊंगा। पहले मैं जनरल रिएक्शन जो होता है वो सिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको थोड़े से डिटेल में लेके जाऊंगा और फिर उसके एग्जांपल्स करेंगे। ये अपना पैटर्न रहा होगा और जहां मुझे लगेगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन का मुझे मैकेनिज्म बताना चाहिए, मैं आपको जरूर उसका मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टू द फर्स्ट वन। उम्मीद है कि आपने ये जो चार्ट है मेरे साथ ही बनाया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, ठीक है। दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्केन, ठीक है। फ्रॉम अल्केन यानी इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन
फ्रॉम अल्केन, ऐसा पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स फ्रॉम अल्केन, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले इसका जनरल रिएक्शन सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये GR का मतलब होता है जनरल रिएक्शन, कि अल्केन जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, R बॉन्डेड टू H। ठीक है, इसके अंदर जो है हमको क्या करना होता है, हैलोजन डालना होता है, यानी X2, क्योंकि जो भी हैलोजन है बेटा सारे के सारे डायटोमिक होते हैं, सारे के सारे गैसेस होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आप ले लो, हमेशा डायटोमिक होते हैं, तो X2 ऐसा लिखा है मैंने। ठीक है, जब आप इसका रिएक्शन कर रहे होंगे तब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कि ये R है। ठीक है, इसका H के साथ जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और यहां पर X2 है, तो क्या मैं X2 को इस तरह से लिख सकता हूं, X बॉन्डेड टू X, सिंगल बॉन्ड ही है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं RH का बॉन्ड ब्रेक करता हूं और मैं XX का बॉन्ड ब्रेक करता हूं, तो एक H और एक X साथ में जा सकते हैं, है ना। तो क्या बन सकता है, ये वाला जो X है वो इस R के पास आ जाएगा, प्लस HX। ठीक है, सिंपल एज दैट। RH है ना, उसका H वाला बॉन्ड टूट गया, इसका XX वाला बॉन्ड टूट गया, R और X साथ में आ गए, H और X साथ में आ गए, तो HX बन गया। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, इसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, वो तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लोग इसके अंदर और क्या करते हैं, है ना, आपको मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूं। इसके नीचे इसका नाम लिखते हैं कि अल्केन है। ठीक है, इसके नीचे इसका नाम लिखते हैं कि हैलाइड है ना, या हैलोजन है, इस तरह से। इसके नीचे इसका नाम लिखते हैं कि ये क्या है, ये है, कॉमन नेम में अगर मैं लिखूं तो अल्काइल हैलाइड, है ना, मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव को कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड। और अगर मैं IUPAC नेम में लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा हैलो अल्केन। इस तरह से आपको लिखना होता है। ये जो है वो साइड प्रोडक्ट है, इसका नाम आप नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, पर इसको जो क्या कहते हैं वो याद रखिए, इसे कहते हैं हेलो एसिड। इसे क्या कहते हैं, हेलो एसिड। क्यों, HCl होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr होगा तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो ये सब हैलोजन्स के एसिड है ना, इसलिए इसे हेलो एसिड ऐसा मैं कहता हूं। दिस इज द जनरल रिएक्शन। नाउ इस पे कौन से क्वेश्चंस में अगर पूछूं तो आपको जवाब देने आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये हर बार आपको पूछना है, विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर नंबर 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, आंसर नंबर 2 है ना हैलोजन हैलोजन बॉन्ड, दीज टू बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, which bonds are formed, इधर भी लिखता हूं which bonds are breaking, ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या पूछा मैंने, which bonds are formed, तो इसका जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, बोलो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड बन रहा है। दूसरा आंसर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, हर बार हर रिएक्शन के साथ में आपको ये क्वेश्चन पूछना ही है। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, दिस इज, ध्यान से सुनिएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ का, कि इसका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या है। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल से चलेगा, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बोलो फ्री रेडिकल होने के लिए क्या होता है, बीच में से बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, एग्जैक्टली बीच में से, यानी होमोलिटिक फिजन होना चाहिए। होमोलिटिक फिजन क्या होता है, ये टर्म मैंने 11th में सिखाई थी आपको बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी जो है होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, या हम मानते नहीं है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम एटम्स है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो भी होमोलिटिक हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो भी होमोलिटिक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे होंगे और उसके थ्रू ये मैकेनिज्म आगे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है वो हट रहा है और उसके जगह हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, यानी रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, याद रखिए। तो ये जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मैकेनिज्म याद रहेगा। ठीक है, अब इसका जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, सबसे पहली बात।
एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि ये बहुत आसान है, हमने इसके पहले भी शायद लेक्चर में कभी देखा होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि इसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। ये मैंने कहीं ना कहीं आपको लेक्चर में कभी ना कभी सिखाया होगा, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के टाइम पे। तो इसको ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। चौथा रीजन ये है कि ये जो मेथड है, इससे अब जो अल्काइल हाइड्राइड बनाने वाले हो ये इम्प्योर होता है, ये इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। तो ये जो बनाने का मेथड है ये लैब मेथड है। आप इसको लार्ज स्केल पे बना नहीं सकते। अगर आप यही मेथड यूज करके लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे, आप बहुत घाटे में जाएंगे, क्योंकि ये प्योर बनता ही नहीं है। अगर आप 1000 करोड़ का पैसा लगाएंगे तो ये जो बनेगा वो सिर्फ 1 करोड़ का बनेगा, तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये जो मेथड है इससे बनाया जा सकता है लैब के अंदर थोड़े से पर्पस के लिए, ज्यादा इसको यूज करने के लिए या कमर्शियल लेवल पे इसको बना सकते हैं नहीं है, ये नेक्स्ट रीजन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चंस के सवाल मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका जो है एग्जाम्पल सिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको कहते क्या है, ठीक है, इस रिएक्शन को कहते क्या है, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हैलोजिनेशन। ये आपने 11th में पढ़ा था, है ना। इसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजन ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए हम कह रहे हैं इसको हैलोजिनेशन, ठीक है। चलिए, अगर मैं क्लोरीन ऐड करूं तो कहूंगा क्लोरीनेशन, अगर मैं ब्रोमीन ऐड करूं तो कहूंगा ब्रोमिनेशन, अगर मैं फ्लोरीन ऐड करूंगा तो हो जाएगा फ्लोरिनेशन, अगर मैं आयोडीन ऐड करूंगा तो हो जाएगा आयोडीनेशन, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब ये कंडीशंस है इसकी बात कर लेते हैं कि इसको कंडीशंस क्या लगती है। देखिए, कंडीशन जो है वो तो आपको मैकेनिज्म देख के पता चलेगी, कि जो मैकेनिज्म है वो बोल रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, करेक्ट है। इसलिए फ्री रेडिकल जनरेट करने पड़ेंगे। फ्री रेडिकल्स कौन जनरेट करता है, यानी होमोलिटिक बॉन्ड कब ब्रेक होता है, ठीक है, जब आपके पास में नॉन पोलर सॉल्वेंट रहा होता है या फिर आपके पास में पेरोक्साइड रहा होता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे जो कंडीशंस बता रहा हूँ सारी की सारी वैलिड है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यूज कर सकते हैं यूवी लाइट, ठीक है, या फिर आपके पास यूवी लाइट नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं डिफ्यूज्ड, ध्यान से सुनिएगा, सनलाइट। क्या यूज कर सकते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। तीसरा अगर आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये सब हिंट है कि जो रिएक्शन है वो इस मैकेनिज्म से जा रहा होगा, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं यूवी लाइट या फिर डिफ्यूज सनलाइट, है ना। आप यूज कर सकते हैं पेरोक्साइड और आप यूज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लिखोगे ना तो भी चलता है, आपको सभी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जनरली सिर्फ U.V लिखता हूं ताकि मुझे लिखना कम पड़े, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये जो जनरल रिएक्शन समझा होगा, इसको मैं अप्लाई करता हूं। देखिए नंबर 1 पे अगर मैं आपसे कहे तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ आ जाएगा, है ना, कि एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन मीथेन, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन मीथेन, मीथेन के ऊपर क्लोरीन डाल दो तो मीथेन कैसा दिखाई देता है, CH4। तुरंत उसके नीचे उसका नाम लिख दो, अगर आप नाम लिखोगे नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, मीथेन। इसमें क्या डालना है, क्लोरीन, तो मैंने डाल दिया क्लोरीन, तो इसके नीचे इसका नाम लिख दो कि ये है क्लोरीन, सही है, ठीक है। अब रिएक्शन को आगे बढ़ाओ। आप जानते हो कि अल्केन के ऊपर हैलोजन डालेंगे तो उसे हैलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, ये भी आपको पता है, इसलिए आपको कंडीशंस याद आ जाएगी कि कंडीशंस क्या है, कि भाई यूवी लाइट में लिख दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, है ना। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन से बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पर क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो CH4 का CH3 हो जाएगा और एक बॉन्ड खाली रहेगा। यहाँ पर जब क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन एज इट इज रह जाएगा, एक क्लोरीन गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला था उसी की जगह पे ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी Cl आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन था जो यहाँ से निकला था वो बचे हुए एक Cl के साथ में जाके HCl बना रहा होगा। तो इस तरह से देखिए आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अभी इसका नाम लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम में अल्काइल हाइड्राइड कहते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। पहले हमेशा आप ऐसा कॉमन नेम लिखते हैं और उसी के नीचे उसको IUPAC नेम लिखते हैं। देखिए एग्जाम में कोई भी एक नाम लिखेंगे तो काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन आज के बाद मेरे लेक्चर में हमेशा मैं ऐसा बच्चे लोगों को आदत लगवा देता हूँ कि आपको सभी के सभी नाम लिखने हैं, कॉमन नेम भी लिखना है, IUPAC नेम भी लिखना है। इससे क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस होती है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कॉमन नेम आ गया तो आपको स्ट्रक्चर याद आएगा कि नहीं, इसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी नाम लिखेंगे दोनों नाम लिखो ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है।
मिथाइल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम देखिए, एक कार्बन है तो मीथ हो जाएगा, है ना। तो इसका नाम कैसे आएगा, हेलो अल्केन। तो क्लोरीन है तो लिखना चाहिए क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस तरह से आपका कंपाउंड बन रहा होगा क्लोरोमीथेन। अब ये जो कंपाउंड उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो मुझे इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट, इट इज फाइन। मेरा मेन काम क्या है, मेन प्रोडक्ट को ढूंढना और मेरे रिएक्टेंट्स क्या है वो, ठीक है। दिस इज हाउ दिस रिएक्शन लुक्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है हम यहीं ऐसे ही रखेंगे, हर रिएक्शन के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़े से और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए बुक के अंदर साथ में, राइट। चलिए, इसी के अंदर आगे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता हूँ, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने अभी किया मिथाइल क्लोराइड वाला। एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट इथेन इनटू इथाइल ब्रोमाइड, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। एक कि एक्शन का मतलब क्या, ये उठा के इसमें डाल दो तो क्या होगा, ऐसा वो पूछ रहा है। मतलब वो रिएक्टेंट्स देगा आपको और आपको प्रोडक्ट्स की एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप प्रोडक्ट बताइए और कंडीशन बताइए कैसे होगा। एक क्वेश्चन होता है कन्वर्ट दिस इनटू दिस, यानी रिएक्टेंट भी दिया होगा, प्रोडक्ट भी दिया होगा। तो सर वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि रिएक्शन कैसे होगा, यानी कंडीशंस पूछ रहा है और आईयूपीएसी ने आपसे एक्सपेक्ट करता है सबकी, ठीक है। तो देखिए, कन्वर्ट इथेन इनटू इथाइल क्लोराइड, तो कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट होता है ना। तो ये जो है अपना रिएक्टेंट है, तो इथेन इज अवर रिएक्टेंट, तो उसको रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे कि इथेन का स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्डेड CH3 इस तरह से होता है। उसी के नीचे तुरंत उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। ये आदत आपको रखनी है कि कंपाउंड के नीचे उसका नाम तुरंत लिख देगा। प्लस अगर मैं इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करूं तो फिर ऐसी क्या कंडीशन लग रही होगी कि क्या बन जाए, इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल का ग्रुप क्या होता है, CH3CH2, है ना। ब्रोमाइड यानी क्या होता है, ब्रोमीन लगाना होता है। तो ये कॉमन नेम दिया था जिससे मैंने स्ट्रक्चर डिराइव किया है, ठीक है। तो देखिए, इथाइल ब्रोमाइड तुरंत मैं इसके नीचे नाम लिख दूंगा, ठीक। ये इसका कॉमन नेम है। तो आईयूपीएसी नेम देखिए, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, है ना। तो इस तरह से मैं लिखता हूं कि ब्रोमो इथेन इसका आईयूपीएसी नेम है। तो इसको देखिए इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया है और उसकी जगह पे ब्रोमीन दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए, ब्रोमीन दिख रहा है तो मुझे यहाँ पर अल्केन है तो मुझे करना होगा हेलोजिनेशन। तो ब्रोमीन दिख रहा है तो मुझे करना पड़ेगा ब्रोमीनेशन, जिसकी वजह से मुझे ऐड करना होगा Br2। क्या ऐड करना होगा मुझे, Br2, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जनरली क्या होता है कि जो Br2 होता है, ये जब हम ऐड करते हैं इसके अंदर, तब हम जो यहाँ पर सॉल्वेंट यूज करते हैं ना, वो सनलाइट, यूवी लाइट, पेरोक्साइड्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं AlBr3, है ना। और इसको हम कर देते हैं हीट, AlBr3 और हीट कर देते हैं। तो इसमें से क्या होगा बेटा, एक H और ब्रोमीन निकल जाएगा सेम तरीके से, तो HBr बन रहा होगा, जिसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलते हैं, पर मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा तो चलता है। यहाँ पर इसके नीचे इसका नाम लिख देता हूँ, दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। अब आप सवाल पूछोगे, सर AlBr3 क्यों यूज किया, यहाँ तो सनलाइट, यूवी लाइट, पेरोक्साइड यूज होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रोमिनेशन, ठीक है, अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो ब्रोमिनेशन है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होता है। मतलब जो ब्रोमिनेशन, इट इज नॉट फॉलोइंग दिस मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पर सर ये तो सभी में फॉलो होना चाहिए, हाँ सभी में फॉलो होना चाहिए बेटा। यहाँ पे भी अगर मैं यूवी लाइट लिखता था तो रिएक्शन होता था, लेकिन रिएक्शन बहुत 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 स्लोली होता था, और ये जो है वो ऑलरेडी इम्प्योर बनता है और ज्यादा इम्प्योर बनता था, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोग रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के रूट से नहीं लेके जाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रूट से लेके जाते हैं। इसलिए मुझे AlBr3 ये सॉल्वेंट यूज करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आप ये अंडरस्टैंड करेंगे और ये आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगर आगे बढ़ें तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको, ब्रोमीन अगर आप यूवी लाइट लिख के आएंगे तो प्रोडक्ट बनता है बेटा, बट इट इज सो इम्प्योर दैट इट इज ऑफ नो यूज, नो वर्थ, ठीक है। दैट इज व्हाई वी मेक दिस ब्रोमिनेशन गो थ्रू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
करेक्ट, ऑलराइट। करेक्ट। तो अगर मैं अभी अगला क्वेश्चन आपसे लेता हूं और आपसे कहता हूं कि चलो क्लोरीनेशन करके बताइए प्रोपेन का, ठीक है, डू क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं। तो देखिए प्रोपेन अगर मैं कहता हूं तो 3 कार्बन है और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और मैं अगर इसमें बोलूं आप क्लोरीनेशन करो तो आप क्लोरीन ऐड कर देंगे। अब आप जानते हैं क्लोरीन ऐड करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा सकता है रिएक्शन, है ना। तो मैं यहाँ पे यूवी लाइट लिख दूंगा और इसको सॉल्व करने बैठूंगा। अब सवाल ये है कि जो क्लोरीन है वो कौन से कार्बन पर जाएगा, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा, है ना। तो और यहाँ पे रिप्लेस करेगा तो ये और ये सेम ही कंडीशंस होगी ना। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी क्लोरीन आ सकता है, यहाँ पर भी क्लोरीन आ सकता है। इसके बाद में अगर मैं और आगे जाऊंगा 4 कार्बन पे तो और भी पॉसिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी क्या देयर विल बी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर फाउंड, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो ये जो मेथड है वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैं आपको इसका एक ड्रॉबैक सिखाता हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का, तो ध्यान से सुनते रहिएगा कि ड्रॉबैक ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला ड्रॉबैक आप सुनिए, क्या द अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन्ड इज इम्प्योर, करेक्ट, एंड हैव वेरी लो यील्ड। वेरी लो यील्ड इसका मतलब क्या, बहुत लेस परसेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पे बनता है, यानी वेरी लेस परसेंट ऑफ 1 डिग्री मोनोहैलोजन जो डेरिवेटिव होता है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, वो बहुत ही कम बनता है, वेरी लो यील्ड, ठीक है। दूसरा, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, reaction does not stop at monohalogen derivative stage, correct है? It continues to give di, tri and tetra हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ही ड्रॉबैक होता है कि जो रिएक्शन है वो कभी भी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव स्टेज पर आकर के रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली होते रहता है। इट फॉर्म्स अ चेन मैकेनिज्म, चेन रिएक्शन होती रहती है और एक स्टेज पे आकर रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्राहैलोजन स्टेज तक लेके जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक इलस्ट्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इलस्ट्रेशन में दे रहा हूं किस तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत आता है और इसके नाम्स जो है अभी कंपाउंड आएगा उसके जो नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बोलता हूं कि चलो मैं करता हूं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन और उसका मैं ड्रॉबैक एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए मीथेन जो है वो CH4 होता है, इसका अगर आप क्लोरीनेशन करेंगे तो Cl2 ऐड करते हैं, सही, और इसका क्लोरीनेशन जो है वो फ्री रेडिकल से चल जाएगा, इसलिए मैं यूवी लाइट डाल देता हूं, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हेलोजन निकल जाएगा, तो मैं लिख दूं यहाँ पर -HCl, वो निकल जाएगा, करेक्ट है। तो ये जो कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन हट के एक हेलोजन आया, यानी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव स्टेज तक आ चुका है रिएक्शन। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए था, पर ये जो रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल है इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस चेन मैकेनिज्म, इसलिए यहाँ पर रुकता नहीं है, रिएक्शन और भी आगे जाता है। और आगे सर कैसे जा सकता है रिएक्शन, देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये भी रिएक्टिव है और आपका जो रिएक्टेंट है वो भी रिएक्टिव है। क्यों, मीथेन तो इतना रिएक्टिव नहीं होता है पर क्लोरीन तो रिएक्टिव है कि नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो फिर से इसके अंदर जो रिएक्टेंट है उसी से रिएक्ट करेगा, क्योंकि देख बेटा अगर तू एक बीकर लेगा, उस बीकर के अंदर मीथेन है, उस बीकर के अंदर क्लोरीन है ना, और तूने उसमें यूवी लाइट डाल दी तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी बीकर के अंदर ही बना होगा, तो जब इसका एक मॉलिक्यूल बना होगा तो क्या क्लोरीन खत्म हो गया होगा क्या सब का सब, नहीं ना। हम लोग बहुत सारे करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, तो ये जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो ये खत्म नहीं होता है, तो ये भी अवेलेबल होता है, ये भी अवेलेबल होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए मैं इससे लिखता हूँ कि यहाँ पर क्लोरीन फिर से रिएक्ट कर गया, तो क्या होगा बोलो, ये जो क्लोरीन है फिर से वो मैकेनिज्म फॉलो करके यहाँ से जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है उसको रिमूव करेगा, एक Cl के साथ लेके जाएगा, तो यहाँ पर फिर से HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
देखिए CH3 है, एक हाइड्रोजन चले गया ना HCl में, तो CH2 हो जाएगा। ये वाला जो Cl है वो तो एज इट इज है, और यहां से जो हाइड्रोजन हटा उसकी वजह से यहाँ पर एक वैलेंसी क्रिएट हो चुकी है, और उसके अंदर ये 2 Cl में से एक Cl आने वाला है। तो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए इसे कहते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि आपको 2 हैलोजन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर भी रुकना चाहिए था, लेकिन रुकता नहीं है, आगे जाएगा फिर से। और किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये क्लोरीन से अगर फिर से रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में, तो एक Cl, इसका एक और H को हटा करके मैं लिख दूं यहाँ पर -HCl हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 में से एक H हट चुका है, तो यानी ये हो चुका है CH। यहाँ पर एक Cl पहले से था, यहाँ पर एक Cl पहले से था, और यहाँ से अगर H हटा है तो उसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है, और उसके ऊपर ये 2 में से एक Cl यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन, इसमें 3 हैलोजन दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसे कहते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव स्टेज। रिएक्शन यहाँ पर भी आकर नहीं रुकता है, रिएक्शन इसके भी आगे चले जाता है, और फिर से ये जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। देखिए अब चेन रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है वो फिर से एक H को निकालेगा, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ -HCl। तो ये जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, CH का H हट चुका है, इसके लिए C, ऊपर की तरफ क्लोरीन पहले से था, राइट हैंड साइड में पहले से था, नीचे की तरफ पहले से था, और यहाँ से जो H हटा है उसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो गया डैश, उसके ऊपर ये 2 में से एक क्लोरीन आने वाला है। तो इस तरह से आ गया, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद सारे के सारे क्लोरीन है, तो ये हो गया टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, 4 हैलोजन है। चलो ये जो है वो आगे जा सकता है कि रिएक्शन में जा तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अगर ये आगे रिएक्शन में गया तो रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है इस कार्बन के पास में, देखिए, है ना। तो रिएक्शन को इवेंचुअली यहाँ पर रुकना ही पड़ता है, बिकॉज हाइड्रोजन है ही नहीं रिप्लेस करने के लिए। अगर हाइड्रोजन होता तो रिएक्शन बेशक आगे तक जाता। ठीक है, अगर इसी तरह से देखिए, अगर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 और 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। सपोज अगर मैंने इसके जगह इथेन लिया होता इस तरह से CH3 CH3, तो बताइए कितने प्रोडक्ट बनते? पहले एक एक करके तीनों H यहाँ से जाते हैं, और फिर एक एक करके तीनों H यहाँ से जाते हैं, यानी 6 प्रोडक्ट बनते थे टोटल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो कब तक चलते रहेगा, जब तक सारे के सारे जो हाइड्रोजन एटम्स है वो रिप्लेस होकर के क्लोरीन एटम नहीं बन जाते। तो ये जो है ना ड्रॉबैक है। अब हमको किसका काम था, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का काम था, पर बीकर के अंदर तो डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव भी बन रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स है सबको सब कुछ एक साथ डिसॉल्व हो जाएगा एक दूसरे के अंदर, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता इतने अच्छे से। आप कोई भी टाइप का डिस्टिलेशन करेंगे ना तो इनको 100% सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, डिस्टिलेशन के टाइम पे हम बॉइल करते हैं यानी, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा वो बहुत 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 नजदीक होता है। तो इनका जो डिस्टिलेशन होगा इट विल नेवर बी एक्यूरेट, और आपको कभी भी प्योर प्रोडक्ट इसमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल आप उठा सकते नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इसका काम है लेबोरेटरी में थोड़ा सा, तो ये मेथड से मैंने बना लिया, और मुझे ये है ना थोड़ा सा इम्प्योर चलेगा। तो देखिए ये जो है वो 60% प्योर में ऑब्टेन कर सकता हूँ इस मेथड से, 60% प्योर, 40% प्योर। फिर वो केमिस्ट जितना ज्यादा स्किल्ड होगा उतने अच्छे से वो कर पाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 60% प्योर ही कंपाउंड मिलेगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है 60% प्योर, अगर मुझे चल रहा होगा किसी रिएक्शन के अंदर तो मैं यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज दिस इज नॉट अ गुड मेथड। ठीक है, ड्यू टू दिस ड्रॉबैक ध्यान रखिएगा, हैलोजिनेशन इज नॉट द बेस्ट मेथड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैलोजिनेशन इज नॉट द बेस्ट मेथड, क्योंकि क्वेश्चन आता है गिव रीजन व्हाई हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, है ना। तो ये आपको लिखना चाहिए इस तरह से पूरा, पहले आपको जनरल रिएक्शन लिखना चाहिए, फिर इसका जो रिएक्शन है वो लिखना चाहिए, और फिर आपको ड्रॉबैक करके लिखना चाहिए, तब आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो हम बच्चे भूल जाते हैं वो क्या है कि इन सबका हम नाम नहीं लिखते हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम। ये तो है वो मीथेन है। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पर क्लोरीन लिख रहा हूँ, बार बार क्लोरीन मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर Cl2 यानी मैंने यूज कर लिया है क्लोरीन। चलिए अब ये जो पहला कंपाउंड है इसका मैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, नीचे की तरफ आईयूपीएसी। कॉमन नेम इसका है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। ठीक है, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, नहीं तो सुन तो पा ही रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा कंपाउंड है, चलिए इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम लिखो। देखिए ये एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जमे हुए हैं, यानी डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव है, यानी जेमिनल डायहाइड है। और ये जो है मैंने आपको पहले ही सिखाया था, मीथेन के अंदर केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। इसका नाम मिथिलिडीन डाइक्लोराइड होना चाहिए था पर है नहीं, इसका नाम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, है ना। एक्सेप्शनल केस सिखाया था कि नहीं मैंने आपको, है ना। मिथिलीन डाइक्लोराइड ये क्या है, उसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, जगह नहीं है इसलिए।
ठीक है, ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा। इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा, बोलो। एक ही कार्बन पहले तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो मीथेन, हाँ क्या ना। और इसे हम प्यार से DCM ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ClClCl, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है। मैंने आपसे कहा था ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, मैंने आपको स्पेशली सिखाया था, उनको हम हैलोफॉर्म्स कहते हैं। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यानी ये कॉमन नेम में ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। और मैंने इसके बारे में आपको नॉलेज भी दिया है। ठीक है, चलिए अब मैंने अगर इसका IUPAC नेम लिखा तो ये क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पर है ना, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लोरो 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 ट्राई क्लोरो, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं तो ये वाला दिखता है आपको। ठीक है, इसका भी नाम हम कैसे लिख सकते हैं कॉमन नेम में, इसको हम लिख सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, यही तो है CCl4। अगर आप लिखते हैं ना, बहुत बार सॉल्वेंट में देखिए आप CCl4 लिखते हैं ऊपर, नॉन पोलर सॉल्वेंट एक टाइप का, तो CCl4 ऐसा लिखता है, तो यही है वो कंपाउंड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और अगर मैं इसका नाम IUPAC में लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। नहीं बोलूंगा इस पर, सिर्फ C दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसलिए मैं बोलूंगा कार्बन। तो ये जो है उसका IUPAC नेम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो कार्बन। तो उम्मीद है आपको ये ड्रॉबैक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सभी का नाम भी आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। आगे के रिएक्शन में जाने के पहले मैं चाहता हूं कि थोड़े से हम लोग JEE या एंट्रेंस एग्जाम कुछ पॉइंट है हम कवर करते रहे। ठीक है, तो आप अभी नोट में या फिर साइड में कहीं पे लिखते रहिए, अलग नोटबुक में लिखते रहिए कि जेई का पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो ड्रॉबैक है इसमें से क्या जेई का पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे इस रिएक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं ये तो हमको पता नहीं है, सारे मिक्सर खिचड़ी में बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा कर दिया मैंने कि बताओ ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब ये जो मैं चाहता हूं कि ये जो कंपाउंड है वो मैक्सिमम बने और ये जो है वो बहुत कम बने, मतलब 90% ये बन जाए, बाकी 10% ये सब इंप्योरिटी होगी तो काम चल जाएगा। तो मैं कैसे इसकी प्योरिटी लेवल बढ़ा दूं या फिर कैसे इसको मैक्सिमम बनाने की कोशिश करूं और इनको मिनिमम बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, तो जरा दिमाग लगाइए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा और ये कम से कम बनेगा। ठीक है, इसके लिए जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ को पकड़ो। देखिए ये जो रिएक्शन, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो मोनोहाइड्रोजन स्टेज पे रुकता नहीं है, ये आगे चलते रहता है। ठीक है, अच्छा सवाल पूछो क्यों आगे चल रहा है ये रिएक्शन? सर क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है ना वो बार बार देखिए क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, मतलब क्लोरीन है इसकी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन को उठा के फेंक दो, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अरे भाई अगर क्लोरीन को उठा के फेंक दे तो पहला प्रोडक्ट भी तो नहीं बनेगा, इसका मतलब उठा के फेंकना नहीं है। ध्यान से सुनो, इसको लिमिटेड यूज करो, इसको कम से कम यूज करो और मीथेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन वैल्यू बढ़ जाएगी, कार्बन ज्यादा हो जाएंगे, करेक्ट है, और क्लोरीन कम हो जाएगा। तो जब रिएक्शन आगे चल रहा होता है तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन कम होते रहते हैं और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते होते हैं, ये आपने इक्विलिब्रियम में तो पढ़ा ही होगा। तो देखिए जब ये रिएक्शन चलेगा उसके अंदर अगर ये मॉलिक्यूल ज्यादा है और ये मॉलिक्यूल कम है तो पहले कंज्यूम कौन हो जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन जल्दी से खत्म हो जाएगा, तब तक मान लेते हैं कि रिएक्शन सिर्फ यहां तक या यहां तक पहुंचा था, क्लोरीन ही खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे जाएगा ही नहीं। यानी जो आगे 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 रिएक्शन जा रहा है, जो इंप्योरिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, उनके बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो कम प्रोड्यूस होंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा मेरा कंपाउंड जो है वो यहीं पे आ रहा होगा। अगर मैं मीथेन ज्यादा लेता हूं तो CH3 ग्रुप ज्यादा बन रहे होंगे, है ना, और यहीं पे अगर मैंने क्लोरीन कम ले लिया तो सारा का सारा क्लोरीन यहीं यूज हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेंगे ही नहीं, है ना। तो इसका जो इलाज है वो सिर्फ सिंपल सा है कि आप क्लोरीन को लिमिटेड यूज करें और मीथेन को एक्सेस में यूज करें, ये इसका सोल्यूशन है। तो इससे क्या है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन बनने वाली है वो ज्यादा हो जाएगी और बाकी जो इंप्योरिटी है वो कम हो जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा और आपको भी सब मन में लग रहा होगा कि हाँ ये देखिए ये कुछ ऐसा है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करता है, ये दिमाग जब चलता है ना तब ये इंजीनियरिंग वाला या फिर मेडिकल वाला काम चल रहा होता है। ठीक है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये सब समझने में, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक ये सब क्लियर हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस और करा देता हूं। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं हैलोजनेशन वाले रिएक्शन के अंदर,
ठीक है। तो मैं डिसाइड कैसे करूं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और मैं डिसाइड कैसे करूं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। तो इसके लिए जो दिमाग लगता है बेटा, वो लगता है 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर से, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स, जिसमें मैंने आपको इंडक्टिव फैक्ट और वो सब सिखाया था। यहाँ पर बहुत दिमाग लगेगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि प्रोपेन है, ठीक है, इस तरह से, है ना, और मैंने इसके अंदर कर दिया मान लो क्लोरीनेशन, है ना, और मैंने लगा दी यूवी लाइट। अब मुझे तो पता है कि ये जो रिएक्शन है वो तो एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव स्टेज पे आकर रुकेगा नहीं, ये तो सबके सब हाइड्रोजन, यानी 3 3 6 और ये 2 8 यार हाइड्रोजन ना हटे तब तक प्रोडक्ट बनते रहेंगे, यानी 8 प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा कैसे बनाऊं कि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव बने। तो मैं ये मैक्सिमम यूज करता हूँ, ये मिनिमम यूज करता हूँ, फिर भी इंप्योरिटी तो बनेगी। तो यहाँ पर मेजरली 2 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। ऐसा बन सकता है कि ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो ऐसा हो सकता है कि 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हट जाए और उसके जगह क्लोरीन आ जाए। तो एक प्रोडक्ट जो है ना वो बेटा ऐसा कुछ बन सकता है कि CH2 और ये Cl बन रहा होगा, उस समय इसके साथ में HCl निकल रहा होगा, ठीक है। और फिर अगर मैं और भी देखूं रिएक्शन को, तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, वो भी रिएक्ट कर जाएगा आपस में, लेकिन इस बार जो क्लोरीन है वो बीच वाले कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन पर अटैक कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं बैलेंस भी कर सकता हूँ साथ में रिएक्शन को। तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया, तो क्या होगा बोले, दूसरा वाला मॉलिक्यूल किस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पर बीच में क्या हाइड्रोजन हट गया, उसके जगह क्लोरीन आ गया, इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है। और इस समय भी HCl निकल रहा होगा, है ना। तो देखिए ना, 2 मॉलिक्यूल है, उसमें से एक मॉलिक्यूल इसमें जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इसमें जा रहा है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ और यहाँ जा रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ और यहाँ जा रहा है, सही है। तो ये जो रिएक्शन है उसको मैंने बैलेंस कर लिया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों के दोनों मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है। इसके अलावा क्या अगर मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो फिर डाइहाइड्रोजन, ट्राइहाइड्रोजन, टेट्राहाइड्रोजन एक्सेट्रा वो सब ड्रॉबैक के जैसा चलेगा। तो देखिए, ये जो कंपाउंड है इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूँ, तो ये देखिए पहले कार्बन पे है, 3 कार्बन वाला है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ N प्रोपाइल ग्रुप। तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल, और क्लोरीन है इसके लिए मैं कहता हूँ क्लोराइड, करेक्ट है। ये इसका क्या है बेटा, कॉमन नेम है। इसका अगर मैं कॉमन नेम आपसे बताऊं तो देखिए सेकेंडरी कार्बन पर है तो इसे मुझे कहना चाहिए सेक प्रोपाइल, और क्लोरीन है तो मुझे कहना चाहिए क्लोराइड, ठीक है। लेकिन बहुत लोग इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन में आइसोप्रोपाइल लिखेंगे तो भी चलता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। अगर मैं IUPAC नेम की बात करता हूं तो इसका जो IUPAC नेम है वो हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और इसका जो IUPAC नेम है वो हो जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। देखिए बच्चा, आपको ना एक बार नाम आना शुरू हो जाता है तो आपको बोर होने लगता है कि क्या सर हर बार सब कंपाउंड के नीचे नाम लिख रहे हो, हमको कंटाला रहा है, हम अभी नहीं लिख रहे, हम एग्जाम में लिखेंगे। ऐसा कभी नहीं करना बेटा। मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 के 6 साल से हर बार जितनी बार रिएक्शन लिखता हूँ साथ में नाम लिखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कंटाला नहीं आता तो आपको भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सब कंटाला वंटाला का काम नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस छूट गई, आपको एग्जाम में याद नहीं आता है, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आएगा तो पूरा आएगा, वरना कुछ भी याद नहीं आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको N प्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये सब नाम आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर बताओ कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा, इक्वल बनते नहीं है प्रोडक्ट, कम ज्यादा बनते हैं। तो देखिए इसको डिसाइड कैसे करें। तो सबसे पहले आप इसके मैकेनिज्म को सोचिए कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, बोलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ फ्री रेडिकल बन रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए जरा यहाँ पर इसको समझते हैं कि जब ये बन रहा होगा ना तब क्या हो रहा होगा। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ रहेगा यहाँ वाला, तो ये होमोलिटिकली ब्रेक हुआ रहेगा, यानी ये CH3 है, CH2 है, और ये जो CH3 है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसका जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बचेगा, इस तरह से। तो देखिए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बचता है तो इस पर जो क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा ना। आपने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा है कि नहीं, है ना। देखिए ना, इनके बीच में 2 ऐसा बॉन्ड था, बीच में से टूटा, अपना ही इलेक्ट्रॉन अपने पास में आया, है ना। अपना ही पैसा जब अपने पास में आता है तब कोई फायदा होता है क्या, नहीं। कोई नुकसान होता है क्या, नहीं। यानी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, इट इज जस्ट अ फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल है देखिए वो कौन सा डिग्री है, ये जो फ्री रेडिकल है वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन पर है ना, सही है। और जब मैं इसकी बात करता हूँ, जरा इसकी बात करते हैं बेटा, देखिए इसकी बात करते हैं जरा, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसमें जो सेकेंडरी कार्बन है उसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कि सेकेंड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन इस तरह से है और ये CH3। तो जब इनका होमोलिटिक फिजन हुआ रहेगा तो यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा प्लस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होकर ये निकल जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है ना, वो देखिए कौन सा है, वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब देखिए जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन में आगे जाएगा और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा,
तो आपको देखना है कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले ही सिखा करके रखा है, ठीक है। उम्मीद है आपको याद होगा, और मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये रब कर देता हूँ, आप भी कहीं पे रेड मार्जिन स्पेस पर लिख लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल क्या है? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है। विच वन इज मोर स्टेबल? 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो ये जो है वो ज्यादा बनेगा, यानी ये जो है वो ज्यादा आगे तक जाएगा रिएक्शन में, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट, सही है। और ये जो है वो कम बनेगा, इसलिए मैं कहता हूं इसे माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रीजन समझ में आया होगा कि क्यों ये ज्यादा बन रहा है, क्यों ये कम बन रहा है। क्योंकि ये बनने के दौरान 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल है, और ये बनने के दौरान 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है जो कि कम स्टेबल है, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मैं आपसे एक और एंट्रेंस एग्जाम वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी मैं ऐसा कहता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एंट्रेंस में ही आएगा। कभी कभी बोर्ड के एमसीक्यू में है ना, कभी कभी आपका कोई दूसरा एग्जाम होगा कहीं ना कहीं एमसीक्यू में। ये सब क्या कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्रेंस का पॉइंट है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, दैट इज, सुनना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं क्लोरीनेशन करूं, ब्रोमिनेशन करूं, फ्लोरिनेशन करूं या आयोडीनेशन करूं, कौन सा फास्ट होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फ्लोरीन इज वेरी मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, इज वेरी मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, इज वेरी मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है। देयरफॉर जब मैं फ्लोरीन यूज करता हूं तो मैं कहता हूं फ्लोरिनेशन, है ना। और जो फ्लोरिनेशन वो होता है फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। इतना फास्ट होता है कि रिएक्शन के टाइम पे आग लग जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो क्लोरिनेशन अगर मैं यूज करता हूं क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिनेशन। तो व्हाट इज क्लोरिनेशन? क्लोरिनेशन वी कैन डू, ब्रोमिनेशन वी कैन डू, ठीक है, आयोडीनेशन, ठीक है। ये कैसा होता है? दिस इज स्लो एंड रिवर्सिबल। क्या बेटा? इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल। रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। दैट मीन्स कि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट ही बना करके दे रहा है, यानी जो यील्ड होगा कंपाउंड का वो बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्लोरिनेशन, देखिए फ्लोरिनेशन तो हम कर ही नहीं सकते, आयोडीनेशन हम कर तो सकते हैं लेकिन बहुत स्लो है और बहुत रिवर्सिबल है। मतलब इसका हम लोग को कुछ सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, इसका कुछ हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि इसको कैसे हम करके बता सकते हैं, ठीक है। अब जो सवाल है क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन का, तो आपको ये बात याद रखनी है कि क्लोरिनेशन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से चले जाता है, इसलिए आप यूवी लाइट लगा के काम चला सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रोमिनेशन होता है, इसको थोड़ा सा कंडीशन लगता है कि इसको लगता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट है। तो इसको AlBr3 लगा के हम काम चला सकते हैं, ये तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इसको अभी हम देखेंगे कि कैसे किया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा रिएक्टिविटी कि कौन सा रिएक्शन किससे ज्यादा होगा। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जो रिएक्शन है उसमें भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा फास्ट हो रहा है। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि आयोडीनेशन को कैसे किया जाए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हम पहले ढूंढते हैं, मैंने आपको कैसे बताया किसी चीज को कैसे फाइंड करते हैं, उसका जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आयोडीनेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आयोडीनेशन की बात करता हूं तो पहले मैं अगर रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान से सुनना, आयोडीनेशन का कि मैंने R और H लिखा है, इस पर मैंने आयोडीन ऐड कर दिया है तो I2 होगा इस तरह से। तो जब रिएक्शन हो रहा होगा तो RI बन रहा होगा प्लस यहाँ पर HI बन रहा होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ सनलाइट यूवी लाइट लिखूं तो भी चलता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, सिर्फ हीट करने के लिए रिएक्शन चलता है, क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन है इसका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा है ना, तो इसका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इसका जो लेंथ होगा वो भी ज्यादा होगा। तो आपको तो पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतना वीक होता है, तो मैं हल्का सा हीट करूंगा तो भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है,
इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल्स ही जनरेट होंगे। ठीक है, तो मैं यूवी लाइट यूज करूँ तो भी फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, हल्का सा हीट कर दूं तो ये खुद ही फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है, तो चलिए ये रिएक्शन इस तरह से बढ़ रहा है, पर ये जो रिएक्शन है वो बहुत बहुत स्लो है, बिकॉज आयोडीन इज लेस रिएक्टिव, और स्लो होने के साथ ही ये रिवर्सिबल भी है। तो सवाल ये है कि इस रिवर्सिबल होने की वजह से ये बहुत कम बनता है, अगर ये ज्यादा बनना चाहिए तो इसका रिवर्सिबिलिटी बंद कर दीजिए। सवाल ये है कि कैसे करें, प्रॉब्लम क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्यों रिवर्सिबल है, ध्यान से सुनिए, इसका रीजन थोड़ा सा जबरदस्त है। ठीक है, यहां पे जो HI बन रहा है, अब ये जो HI है ये थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी सुनिए, ये जो HI है इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मुझे बताइए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करता है। ठीक है, जो एजेंट होता है वो उसका काम करता है, अगर मैं कहूं LIC एजेंट तो वो LIC का काम करेगा, अगर मैं कहूं एस्टेट एजेंट तो वो एस्टेट दिलाने का काम करेगा, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि रिड्यूसिंग एजेंट तो वो रिडक्शन करने का काम करता है। ये जो बंदा है HI वो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो सबका रिडक्शन करेगा, वो सबका, यानी इसके सामने जो भी आ रहा होगा सबका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, ये बात आपके दिमाग में पक्की है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, यानी ये जो हैलोजिनेशन मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप जो हैलोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं इसके बारे में पॉइंट सुनिए। ठीक है, हैलोजिनेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो पूरा रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये जो पूरा रिएक्शन आप देख रहे हैं वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, और यहां पर अगर हम देखें तो ये आयोडीन जो होता है वो -1 होता है, इसलिए कार्बन पर चार्ज क्या हो जाता है, +1। तो आप देख सकते हैं 0 से +1 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, यानी जो रिएक्शन है अल्केन के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन है। तो अगर इसके अंदर गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या कर देगा, रिडक्शन। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन था, इसके प्रोड्यूस होने के वजह से अब रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करना शुरू कर जाएगा, तो रिएक्शन उल्टा चले जाएगा, है ना, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है, बिकॉज ये जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन है तो बैकवर्ड रिएक्शन ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। ठीक है, और उल्टा होता है ना इसलिए। ठीक है, पर सर बाकी का जो हम लोग ने रिएक्शन किया था ना, उसके अंदर भी HCl जनरेट हो रहा था, HBr जनरेट हो रहा था, वो तो ऐसा रिवर्सिबल नहीं कर रहा था। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, HCl और HBr इतने अच्छे गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, पर HI, तो ये जो HI है इसका रिड्यूसिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो HI है वो ही इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है, ऐसी क्षमता इस HI के पास में है, ना ही HCl के पास में है और ना ही HBr के पास में है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ HI। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं बिकॉज ऑफ HI, ठीक है, बीइंग गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्शन बिकम्स, बोलिए, रिवर्सिबल। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मैं किसी तरह से HI को मार डालू, अगर मैं किसी तरह से HI को मार डालू तो क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है तो रिडक्शन होगा ही नहीं। तो सवाल यह है कि HI को मारे कैसे। तो ध्यान से सुनिएगा, HI कौन है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उसका दुश्मन कौन है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इस रिएक्शन के दौरान मैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट को मार डालेगा, तो रिएक्शन पीछे जाने से बच जाएगा। हाँ क्या ना, तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू न्यूट्रलाइज, है ना, गुड यूज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू न्यूट्रलाइज HI। सही है कि नहीं, है ना, क्या क्या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना,
आपको जो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन कौन है? देखिए नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो आप यूज कर सकते हैं HNO3 डाइल्यूट वाला, ठीक है। और दूसरे में आप यूज कर सकते हैं HiO3, ठीक है। और तीसरे में आप यूज कर सकते हैं HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO। तो कुछ नहीं है, देखिए RH है, II है, इसके अंदर अगर आप HgO ऐड करते हैं, है ना, तो क्या बनने वाला है? Ri तो बनने ही वाला है, HI भी बनने ही वाला है, पर ये जो बनने वाला HI है रिड्यूसिंग एजेंट, उसको HgO जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उसको मार डालेगा, करेक्ट है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल होने से बच जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। सर मुझे बताओ ना कि ये जो HgO है वो किस तरह से HI को मार डालता है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई पूछता नहीं है। देखिए जस्ट ऐसी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि जो HgO है जब ये HI का सामना करता है तो HI रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाता है, देखिए ये जो है वो इस तरह से कुछ बन जाएगा कि HgI2 बन जाए और वाटर बन जाए आपस में रिएक्शन करके। तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि ये 2 बार है, ठीक है। अकेला एक HgO एक साथ 2 HI को खा जाता है और H2O बना देता है, HgI2 बना देता है। ना ही इसके पास कोई रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है और ना ही इसके पास कुछ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो दोनों ही न्यूट्रलाइज हो गए, है ना। ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बची, ना रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बची। तो अपना काम क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट की पावर नहीं बचनी चाहिए ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल होने से बच जाए, अपना काम तो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो चलता है और इस तरह से हम लोग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके आयोडीनेशन के रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोक सकते हैं, पर अभी भी रिएक्शन स्लो ही होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। और इसी के साथ में मैं कंप्लीट करता हूं अपना फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज हैलोजिनेशन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हैलोजिनेशन मेथड यूज करके अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाया था, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लोरिनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। कब? जब आपके पास में जो रिएक्टेंट है वो मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है। उसके आगे आप जाएंगे तो इंप्योरिटी और वो सब बढ़ते जाएगा और ये बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है। आपको इसके अंदर ड्रॉबैक खास करके सबसे ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2, दैट इज फ्रॉम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 ही है, पर उसके अंदर सेकंड वाला पार्ट अल्केन से तो बना लिया ना, अब अल्कीन से बनाएंगे, यानी बी वाला पार्ट, ठीक है। फ्रॉम अल्कीन, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अल्कीन के अंदर से हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं पहले आपको जनरल रिएक्शन GR बताता हूँ। देखिए अल्कीन जो होता है वो होता है कार्बन टू कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर हो रहा होगा। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, है ना, तो ऑब्वियसली मुझे एक कार्बन पर हैलोजन चाहिए, तभी तो मैं इसको मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहूंगा, है ना, इस तरह से कुछ, और प्लस इस तरह से मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं, मुझे इसके अंदर हैलोजन ऐड करना है, तो मुझे इसके अंदर हैलोजन चाहिए, करेक्ट है। तो जब ये डबल बॉन्ड बन करके सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो अब देखिए इसके ऊपर भी वैलेंसी बढ़ रही है, इसके ऊपर भी वैलेंसी बढ़ रही है, तो इसकी जो बढ़ी हुई वैलेंसी वहां पर तो X आ जाएगा, पर इसकी जो बढ़ी हुई है वैलेंसी वहां पर क्या आएगा, वहां पर आने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बोलिए कार्बन पे और क्या आ सकता है, हाइड्रोजन, तो ये X है, इसके साथ में मुझे H की जरूरत है। तो यहां पर से क्या होगा, डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के ऊपर H जा रहा होगा और एक कार्बन के ऊपर Cl जा रहा होगा। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि जो ClX है, आई मीन Cl नहीं X, ये जो है वो एक कार्बन के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो आपको दूसरे कार्बन की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ही होता है, यानी अगर इससे कनेक्टेड और कोई कार्बन है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और वो जो इन्वॉल्व्ड कार्बन है डबल बॉन्ड के अंदर उनकी वैलेंसीज बढ़ जाएगी, एक के ऊपर H जा रहा होगा और एक के ऊपर X जा रहा होगा। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन चल रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर हम फटाफट आप समझ रहे होंगे थोड़ी सी, तो अगर हम इसका नाम वगैरह सब करते हैं, देखिए ये जो कंपाउंड हम यहाँ लिख रहे हैं इसे हम कहते हैं अल्कीन, ठीक है। HX इसे हम कहते हैं हैलो एसिड, करेक्ट है। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, क्योंकि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो बन जाएगा हैलो अल्केन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जब ये इसके अंदर पूरी तरह से ऐड होता है तो ये बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई साइड प्रोडक्ट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तो क्या इसके अंदर हमको कुछ सॉल्वेंट वगैरह चाहिए क्या, नहीं, इसके अंदर हमको कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, बस आप हीट कर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, विच बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, तो आप देखिए यहाँ पर कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, H और X बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है
और दूसरा H बॉन्ड X ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चलिए, विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और बाद में कार्बन टू कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है वो तो मैं अभी आपको समझाऊंगा जब मैं इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा, और एडिशन रिएक्शन क्यों है ये समझ सकते हैं। ये जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर ऐड हो रहा है, क्या यहाँ पर से कुछ रिप्लेस होकर के आ रहा है क्या, नहीं, सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्या, नहीं, ये पूरी तरह से इसके अंदर घुस जाता है और एक ही प्रोडक्ट बनाता है। ए और बी दोनों कंबाइन हो रहा है और ये बना रहा है कॉम्बिनेशनल रिएक्शन है, इसी को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म है और इसका मैकेनिज्म मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इसके लिए ये जरूरी करना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलो एसिड, ठीक है। इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलो एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको कहते हैं एडिशन ऑफ हेलो एसिड, क्लियर। चलिए, तो इस तरह से ये रिएक्शन चल रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जब हम HX की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है, HF होता है, HCl होता है, HBr होता है और HI होता है। तो इन सभी में से सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट करेगा, HF या HBr या HI। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो इनमें से किसका बॉन्ड, देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग में HX का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तो किसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब जिसका साइज ज्यादा है, यानी HI का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्ट कर रहा है HBr से, HBr ज्यादा रिएक्ट करेगा HCl से और HCl ज्यादा रिएक्ट करेगा HF से। HF तो रिएक्ट ही नहीं करता है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन HI जो है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन यहाँ पे बताएगा। इसका पहला जो रिएक्शन था उसमें ऑर्डर उल्टा था, पर उसमें हेलो एसिड का ऑर्डर नहीं था, उसमें हैलोजन्स का ऑर्डर था, इसलिए फ्लोइंग फास्ट था और आयोडीन स्लो था, हैलोजन का ऑर्डर था। यहाँ पर जो है वो हेलो एसिड का ऑर्डर है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर HI फास्ट है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पर, इसके अंदर बहुत ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपका थोड़ा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि जैसे देखो, अगर मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ और आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि ठीक है, एक्शन ऑफ HCl ऑन इथीन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तो HCl का एक्शन इथीन पे, HCl उठा के इथीन में डाल दो, इथीन यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे दो ही कार्बन होंगे, तो इसे मैं कह दूं इथीन। इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो इथाइलिन, ऐसा भी बहुत लोग इसे कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसमें मैंने ऐड कर दिया HCl और रिएक्शन के अंदर हीट कर दी, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन पर H जा रहा होगा, एक कार्बन पर Cl जा रहा होगा। तो सवाल ये है कि Cl इस कार्बन पर जाएगा कि इस कार्बन पर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ जाए तब भी इथाइल क्लोराइड बनेगा, यहाँ जाए तब भी इथाइल क्लोराइड बनेगा। तो मान लेते हैं कि जो H है वो यहाँ जा रहा है और Cl जो है वो यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो कुछ CH2 का कुछ हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर जो CH2 है उसका जो बॉन्ड है उसके ऊपर आ रहा होगा Cl। तो इस तरह से कंपाउंड बन रहा है, साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन नेम बन जाएगा इसको मैं कह दूंगा इथाइल क्लोराइड, और इसका जो IUPAC नेम बन जाएगा उसे मैं कहूंगा, बोलो क्या कहना चाहिए, क्लोरो इथेन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर बताया है उससे मैं कह रहा हूँ एग्जांपल नंबर 1, और मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इस तरह से रिएक्शन चल रहा है। इस तरह से हम लोग ने अल्कीन से मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव यानी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, लेट मी रब दिस, है ना। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ ही नोट्स बना करके लिख रहे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलता हूँ वो आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको आगे थर्ड रिएक्शन की ओर लेके जाता हूँ, सॉरी सेकंड रिएक्शन की ओर लेके जाता हूँ, यहाँ पर क्या है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से मैंने कोई कंपाउंड लिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि चलो HBr ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए, HBr ऐड कर दीजिए। तो जब आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे, इसको हीट कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको तो पता ही है डबल बॉन्ड में हट के क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो कार्बन है इनकी वैलेंसीज बढ़ जाएगी,
इसके ऊपर भी एक वैलेंसी आएगी, इसके ऊपर भी एक वैलेंसी आएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि CH3 है, CH है, इसके ऊपर एक वैलेंसी आ जाएगी, एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH3 के ऊपर भी एक वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब सवाल यह है कि जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पर जाएगा या इस कार्बन पर जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर जाएगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और इस कार्बन पर जाएगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, यानी अलग अलग कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन कहाँ जाएगा, करेक्ट है, यहाँ पर हमको थोड़ी सी दुविधा हो गई। तो देखिए 2 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, या तो समझो कि जो ब्रोमीन है वो पहले ही कार्बन पर आ गया और इसमें जो है वो हाइड्रोजन आ गया, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बन रहा होगा। और जो दूसरा पॉसिबिलिटी वो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा बीच वाले का और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो इस तरह से कंपाउंड बन रहा होगा। तो ठीक है, ये देखिए ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, ये भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो इसमें से एक मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, इसमें से एक मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, इसमें से एक यहाँ जा रहा है, इसमें से एक यहाँ जा रहा है। तो इस तरह से मैंने रिएक्शन को बैलेंस करा है 2-2 लिख के। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, नो नीड टू बैलेंस। ओके, तो नाम लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा प्रोपिलीन, और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो हो जाएगा प्रोपीन। सही है, इसका तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। इसका अगर IUPAC नेम लिखूं मैं, IUPAC नेम, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका अगर कॉमन नेम लिखने बैठूं तो हो जाएगा N, बोलिए, प्रोपाइल ब्रोमाइड। सही है, इसका अगर मैं आपसे कॉमन नेम लिखने की कहूं तो हो जाएगा सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर मैं कह सकता हूं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये भी उसका कॉमन नेम ही है ना। लेकिन अगर मैं IUPAC नेम आपसे कहूं तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ बोल रहे होंगे इस वक्त, है ना, आपको भी आ रहा होगा 2 ब्रोमो, बोलिए, प्रोपेन, इस तरह से कुछ। सही है, तो ये 2 कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा, क्योंकि जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इक्वल तो बन रहे नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे कह देता हूं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्यों आपने बताया कि ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि 11th में हमने सीखा था कि जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेटेड रिएजेंट ऐड करते हैं तब मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी ये अनसैचुरेटेड है ना, अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पर यूज होता है मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल इस तरह से है। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यानी कौन, HBr, H अलग है और Br अलग है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है ना, इसलिए मैं कहता हूं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, है ना। तो व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देखिए यहां पर जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखिए जो डबल बॉन्ड है इसके इस तरफ देखेंगे तो एक कार्बन है, लेकिन इसके इस तरफ देखेंगे तो एक भी कार्बन नहीं है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर देखिए ये जो 2 कार्बन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो अनइक्वल है। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना। जब वो इक्वल होता है तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, जब वो नहीं होता है इक्वल तब हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। या फिर ऐसा हम कहते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके सभी तरफ कार्बन सेम होने चाहिए, मतलब इसके जो ये वाला जो है इसकी इस तरफ एक ही कार्बन है और ये वाला जो है इसकी इस तरफ एक भी कार्बन नहीं है, तो यह अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे दोनों साइड में तो उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा पार्ट बेटा, नेगेटिव पार्ट किसका, ऑफ रिएजेंट, है ना। यानी HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है तो ब्रोमीन ही उसका नेगेटिव पार्ट हुआ। तो ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैचेस टू कार्बन एटम having less number of hydrogen atom। ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो है ब्रोमीन का, करेक्ट है, आई मीन HBr का जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज ब्रोमीन, वो उस कार्बन से जाकर कनेक्ट होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। तो हमको कौन से कार्बन देखने होते हैं, वही जो डबल बॉन्ड में है। क्या ये डबल बॉन्ड में है, नहीं, इनको हम देखेंगे ही नहीं, सिर्फ इन दोनों कार्बन को देखिए। और किसके पास हाइड्रोजन कम है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको बाहर भेजिए जहां हाइड्रोजन एटम कम है। समझ में आया। तो बोलो ये प्रोडक्ट बन रहा है या ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बन रहा है।
ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मेजर होता है, याद रखिए, क्योंकि आपने रूल यूज किया है। रूल क्या कहता है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैचेस टू कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू गिव मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल देन यू विल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट, दैट मींस नेगेटिव पार्ट गोes टू कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना, दैट मींस यू गेट दिस कंपाउंड बट दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको मार्कोनी-कोव्स रूल समझ में आ रहा होगा कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर HBr ऐड कर रहा हूं या HCl ऐड कर रहा हूं या HI ऐड कर रहा हूं, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी Cl हो, Br हो या I हो, वो वहां जाना चाहिए जहां पर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम कम है। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो मेजर होगा। अगर आप ऐसा नहीं फॉलो करेंगे तो आपके पास में माइनर प्रोडक्ट बनेगा। हमेशा ऐसे रिएक्शंस के अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें अनसिमेट्रिकल होता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको आगे लेकर के एक दो एग्जांपल्स और करा देता हूं इसी के ऊपर, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म के बेसिस पे चलते हैं, ये किस तरह से हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये जो रूल है बेटा मार्कोनी-कोव रूल, आपको क्या लगता है मार्कोनी अंकल के दिमाग में से जादू में आइडिया आया होगा क्या कि चलो भाई मैं बोलता हूं कि यहाँ पर ब्रोमीन जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा नहीं है। मार्कोनी अंकल ने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसका मैकेनिज्म देखा और फिर उसने फाइंड करके बताया कि जब भी ऐसा होता है तब मेजर प्रोडक्ट बनता है। और ऐसा क्यों होता है, ये जो क्यों का आंसर है वो मैं आपको इस मैकेनिज्म के अंदर जरूर दूंगा। पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको जरूर इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं कि ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, लेट अस सी इट नाउ। चलिए देखिए, आपके सामने दो क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं कि एक्शन ऑफ HCl ऑन ब्यूट-1-इन क्या होता है। तो सबसे पहले ब्यूट-1-इन ड्रॉ करना चाहिए कि देखिए 4 कार्बन में लिख देता हूँ, 1 2 3 और ये 4, 1-इन यानी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो बाकी सारे बॉन्ड सिंगल, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा CH2। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्यूट-1-इन। करेक्ट है। चलिए अब इसके ऊपर मैं अगर HCl ऐड कर देता हूँ, HCl है ना, और सिर्फ हीट कर देता हूँ, तो बताइए मुझे कैसे होना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है वो हम जानते हैं, पर क्या ब्यूट-1-इन अनसिमेट्रिकल है? हाँ, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसकी तरफ एक भी कार्बन नहीं है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसकी तरफ 2 कार्बन है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है उसके अंदर आपको एक नहीं 2 प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन है वो इस कार्बन पर जाए या तो क्लोरीन है वो इस कार्बन पर जाए। क्या क्लोरीन इन दोनों कार्बन पे जा सकता है क्या? नहीं, ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कार्बन एटम्स पर होता है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। क्या ये दोनों कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है? नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन ऑकर्स अक्रॉस द साइट ऑफ एक्शन। व्हाट इज साइट ऑफ एक्शन? द फंक्शनल ग्रुप यानी द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ जाएगा तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, और अगर क्लोरीन सॉरी यहाँ पर क्लोरीन जाएगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा, और यहाँ पर क्लोरीन जाएगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा, यानी 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो लेट अस मेक बोथ ऑफ देम कि समझो यहाँ पर क्लोरीन जा रहा है तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा कि CH3 है, CH2 है, CH यहाँ पर H चले जाएगा तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पर जो CH2 है उसके ऊपर आ जाएगा क्लोरीन। तो ये जो कंपाउंड है इसे मैं कहता हूँ N ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम में, और अगर मैं इसका IUPAC नेम कहूँ तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, है ना। चलिए अगर मैं क्लोरीन यहाँ पर इस कार्बन पर डालता हूँ तो हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि CH3 है, CH2 है, CH के ऊपर Cl आ रहा है और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा ना आपके पास में वो हो जाएगा सेक ब्यूटाइल, और क्लोरीन होने के जिससे मैं कहूंगा क्लोराइड। ठीक है, और IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 2 क्लोरो, बोलिए 2 क्लोरो ब्यूटेन, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब सवाल ये है मेरा आपसे कि बताइए इसके अंदर कौन से मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो इसलिए आपको मार्कोनी अंकल को फोन करना पड़ेगा। मार्कोनी अंकल क्या बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यानी जो क्लोरीन है वो वहां पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम है, यानी इन दोनों के अंदर यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। कहाँ हाइड्रोजन कम है? इस पर, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनता है, आप देख सकते हैं, है ना। तो मार्कोनी बोलता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है ना ये ही होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से मार्कोनी रूल को अप्लाई करते हुए फाइंड कर लिया कि ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये जो माइनर प्रोडक्ट है। ध्यान रखना, मार्कोनी रूल के हिसाब से रिएक्शन नहीं चलता है।
रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये ढूंढने के लिए हम मार्कोनिक रूल का यूज करते हैं। ठीक है, मार्कोनिक जैसा बोल रहा है वैसे रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से होता है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे। ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट है उसको मैं कैसे ढूंढूं ये हम आसानी से मार्कोनिक रूल से पता कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद रखिएगा, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप ये लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरे एग्जांपल की तरफ बोलते हैं, एक्शन ऑफ HCl ऑन ब्यूटूइन। अगर आप ध्यान से देखिए ब्यूटूइन का जो स्ट्रक्चर है, चलिए ना मैं जो है ना इसका रिएक्शन आपको बॉन्डलाइन में सिखाता हूँ कि पहले मैं ऐसा लिख दूं फिर बॉन्डलाइन में सिखाऊं। ठीक है, पहले चलो ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से मैंने लिखा CH3 ऐसा है ना, देखिए बन गया ना ब्यूटूइन। तो देख इसका नाम लिख ब्यूटूइन। चल इसके अंदर ऐड कर HCl और हीट कर। ठीक है, देखिए जो अल्कीन है सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। देखिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड इस तरफ भी एक CH3 इस तरफ भी एक CH3, यानी ये जो अल्कीन है पूरी तरह से सिमेट्रिकल, इसको दो टुकड़े में बांट सकता है जो कि इक्वल टुकड़े बनेंगे। तो ये जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ही नहीं तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं कि जिसके अंदर मेरे को मार्कोनिक रूल से पता करना पड़े कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। ठीक है, दो प्रोडक्ट ही नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन डालेगा तो भी 2-क्लोरोब्यूटेन बनेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन डालेगा तो इस तरह से काम करना पड़ेगा ना। तो 2-क्लोरोब्यूटेन यानी ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, दैट इज दिस। आई कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम में है, और IUPAC नेम में इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, है ना। ये जो दोनों भी नाम है एक ही कंपाउंड, और एक ही कंपाउंड इसमें बनेगा। अगर तो क्लोरीन यहाँ पे भी डालेगा ना तो यही कंपाउंड बनेगा, आप करके देख सकते हैं घर पे। ठीक है, तो यही 100% प्रोडक्ट है, तो इसमें मेजर माइनर का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, क्लियर। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से चल रहा है, और ऐसा क्यों होता है कि जब नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन आइटम कम है तो वो कंपाउंड मेजर बनता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको सिखाता हूं मैकेनिज्म के थ्रू। लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन नाउ। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखिए कैसे बताता हूं मैं आपको। ऐसा एग्जांपल बताता हूं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके अंदर हम H बॉन्डेड X कंपाउंड डाल रहे हैं, और क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाता है। उसमें से एक कार्बन पर H आ जाता है, एक कार्बन पर X आ जाता है। तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं कि देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होता है ना। जब आपने अल्कीन यूज किया था इस तरह से, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। वीक बॉन्ड कौन होता है, पाई बॉन्ड, जो ऊपर की तरफ है मैं बता रहा हूँ, और नीचे वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो ब्रेक नहीं होता है, वो मूव नहीं होता है। विच बॉन्ड इज इजिली मूवेबल, पाई बॉन्ड इज इजिली मूवेबल, रिमेंबर इट। ठीक है, चलिए जब इसके सामने H बॉन्डेड X आ रहा है तो रिएक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो X है वो तो डेल्टा नेगेटिव होता है, और जो H है वो तो डेल्टा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खींच कर रखता है अपने पास में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन की तरफ खींचे हुए होते हैं, बिकॉज ऑफ, बोलिए, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, खींचा हुआ है ना। और यहाँ पर जो है हैलोजन है, आई मीन हाइड्रोजन जो है उसका जो, उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट है। तो अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये जो हाइड्रोजन है इससे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। और ये जो इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके लिए मैं कहूंगा इसको न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा कि जो हाइड्रोजन है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये जो है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो अपने डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए देता है। तो ये क्या करता है, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, ऐसा करता है। देखिए ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से था, वो खुल करके ऐसा चले गया इसके तरफ। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो इसका बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा, पर उसकी तो वैलेंसी एक ही है, तो उसको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और हेलोजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही था। तो ये क्या होगा, देखिए बॉन्ड पेयर बिकम्स अ लोन पेयर, इस तरह से। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो है इसमें से इस कार्बन ने इसकी मदद की है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है। तो जब ये बॉन्ड इस तरह से यहां चले जाएगा, करेक्ट है, तो क्या हो रहा होगा, देखिए इस तरह से हो रहा होगा कि यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर दो बॉन्ड रहेंगे, करेक्ट है। यहां पर जो है वो ये दोनों बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं, और ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के ऐसा हो चुका है, ठीक है, और वो चले गया है हाइड्रोजन के पास में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, करेक्ट है, कि ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से यहां चले गया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं आपको बता रहा हूँ रेड कलर से, वो इस कार्बन का है। जब ये ऐसा शिफ्ट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के पास में आ रहा है ना।
इसका मतलब ये जो कार्बन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, सही है कि नहीं। ये जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, वो तो अभी भी इसी कार्बन के पास में है, यानी उसने कुछ भी खोया नहीं है। तो इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया है, इसलिए इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब ये हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और यहां से अपना इलेक्ट्रॉन हेलोजन को दे दिया, तो ये क्या हो रहा है कि हेलोजन जो है उसके पास में अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, तो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रोफिलिक है, वो इस पर चाह रहा है, इसलिए इसे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहा हूं। सबसे पहले इसके तरफ हाइड्रोजन जाता है, याद रखिए, इसलिए मैं इसे कहता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो जनरेट हो रहा है इसे मैं कहता हूं कार्बो कैटायन। बोलो, इसे मैं क्या कहता हूं बेटा, कार्बो कैटायन, करेक्ट है। और यहां पर ये जो जनरेट हो रहा है इसे मैं कहता हूं न्यूक्लियोफाइल, इसे मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये जो स्टेप है बेटा ये स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। किसी भी रिएक्शन का मेन चीजें, मेन फंडे जो होते हैं, रेट होता है उस रिएक्शन का, वो सबका सब स्लो स्टेप पे डिपेंड करते हैं, फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करते। कभी ये आप केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आता है। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है बच्चा, दूसरे स्टेप में देखिए कार्बोकैटायन तो एज इट इज अवेलेबल होगा ही, करेक्ट है, इस तरह से कुछ। आगे देखिए इसके पास में इस तरह से हाइड्रोजन हो रहा होगा। अब यहां पर क्या है, जो एक्स है उसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है ना, तो चार्ज वाली स्पीसीज तो अनस्टेबल होती ही है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर क्या होगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करवाता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अटैक करवाता है। तो देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कैसे कन्वर्ट हो गया कि जो कार्बन कार्बन इसके दो बॉन्ड्स जो थे यहाँ पर, उसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस तरह से लिख रहा हूं और यहाँ पर जो है उसने अटैक कर दिया। तो देखिए ये जो रेड कलर के मैं इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं वो एक्चुअली इसके लोन पेयर है, जो यहाँ पर आ करके इस तरह से बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और यहाँ पर एक्स आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन पर एच आ रहा है, एक कार्बन पर एक्स आ रहा है, यानी ये अल्काइल हैलाइड जैसा कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों भी स्टेप है वो समझ में आए होंगे। और ये जो स्टेप होता है बेटा ये फास्ट स्टेप होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ ये जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होकर अटैक हो जाता है, इसमें से कुछ पता नहीं चलता है। जो भी सब मेन फंडे पता चलते हैं वो स्लो स्टेप के थ्रू पता चलते हैं। ये सब आपको केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में अच्छे से सीखने मिलेगा। पर उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। कौन जनरेट हो रहा है, कार्बोकैटायन। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to extent of major product formed, है ना। ये मेरा बनाया हुआ स्टेटमेंट है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, यानी वही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अगर बहुत सारे कंपाउंड्स है उसके अंदर बहुत सारे कार्बोकैटायन बनते हैं तो उन सब में से जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जो कम स्टेबल होगा वो ज्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। मेजर माइनर ढूंढने का जो फंडा है कार्बोकैटायन से पता चलता है। ये हमको मैकेनिज्म के दौरान देखा। क्या ये मैकेनिज्म मैंने इन्वेंट किया है? नहीं, ये मैकेनिज्म मार्कोनिक ने देखा है। मार्कोनिक ने इसको अज्यूम किया है और मार्कोनिक के हिसाब से ही ये मार्कोनिक ने स्टेटमेंट दिया इस मैकेनिज्म को देखते हुए कि नेगेटिव पार्ट जब हाइड्रोजन एटम कम ऐसे कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये जो स्टेटमेंट उसने प्रोड्यूस किया ना वो इस मैकेनिज्म को देखते हुए प्रोड्यूस किया। मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो मैकेनिज्म है वो समझ में आया होगा। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका नाम क्या है? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है वो अल्कीन पे आ रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। ये स्टेप का नाम याद रखिएगा कि प्रोटॉन अल्कीन पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप देखिए, ये जो नेगेटिव है यानी इसको मैं न्यूक्लियोफाइल कहता हूँ कि नहीं। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा है? कार्बोकैटायन पर। तो मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिए। एग्जाम में ये आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करनी है, अगर आपको मेन कंसेप्ट सीखने हैं, जड़ से सीखना है केमिस्ट्री को, तो मैकेनिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर जब ये एग्जाम में आता नहीं है
तो मैकेनिज्म पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़े इस मैकेनिज्म को, ठीक है। तो इसका आंसर मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ कि देखिए सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता है, जब आप मैकेनिज्म को जड़ से सीखते हैं तब आप क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए देखिए ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पे, इसका नाम है पेंट 2E, सही है। चलो इस कंपाउंड के ऊपर आप डाल दो HCl और हीट कर दो, चलो प्रोडक्ट बना के बताओ। अब ध्यान से देखिए, आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। क्या ये अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है, देख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड के इस तरफ एक ही कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है वो 2 कार्बन है, तो ये अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, यानी यहाँ 2 कंपाउंड बनेंगे। अगर आप क्लोरीन यहाँ डालेंगे तो 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा, और अगर आप क्लोरीन यहाँ डालेंगे तो 3 क्लोरोपेंटेन बनेगा, है ना। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए दोनों भी प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं कि चलो एक बार क्लोरीन यहाँ जा रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ जा रहा होगा, तो कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर आ जाएगा CH3, और अगर क्लोरीन यहाँ जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो वो जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3, इस तरह से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो चलो पहले मैं इसका कॉमन नेम लिख लेता हूँ कि इसका जो कॉमन नेम है उसे मैं कहता हूँ ये भी सेक पेंटाइल है, ये भी सेक पेंटाइल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, तो मैं इसे कहता हूँ अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा कि मैं लिख दूंगा सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल क्लोराइड, सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ इक्वल ग्रुप है नहीं, इसलिए। इसका अगर मैं आपसे आईयूपीएसी नेम कहूं तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, इसका अगर मैं आपसे आईयूपीएसी नेम कहूं तो हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन, सही है। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और इसी में आप समझ जाएंगे कि मैकेनिज्म पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन है और माइनर प्रोडक्ट कौन है, आप कहेंगे बहुत सिंपल है, हम तो मार्कोनिक रूल लगाएंगे और बता देंगे। मार्कोनिक रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट जब वहां जाता है जहां कार्बन आइटम पर हाइड्रोजन कम होता है, वही कंपाउंड जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ देखिए नेगेटिव पार्ट यानी क्लोरीन, वहां जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन आइटम कम है। अगर आप देखें यहाँ पर तो दोनों के ऊपर हाइड्रोजन आइटम सेम है, तो आपका जो मार्कोनिक अंकल है ना उसका स्टेटमेंट यहाँ फेल हो गया कि यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन है। अब पता चल क्लोरीन कहाँ जाएगा, तो आप बोलेंगे कहीं पे भी जाएगा तो चलेगा, नहीं नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अब तू बता ये प्रोडक्ट मेजर है या ये प्रोडक्ट मेजर है। तो यहाँ पर जो मार्कोनिक अंकल है ना उनका बैंड बज गया, उनको कुछ भी नहीं समझा कि मैं क्या करूँ अब यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैकेनिज्म क्यों जरूरी है। चल अब इसको तू मैकेनिज्म में लिख, जब तू मैकेनिज्म में लिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, देख इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में बॉन्ड बना रहा होगा और ये अपना जो बॉन्ड है वो क्लोरीन को दे रहा होगा, सही है। तो यहाँ पर क्या होता है, देख अगर ये जो है ये कार्बन के थ्रू इस हाइड्रोजन पर बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन के थ्रू इस हाइड्रोजन पर बॉन्ड बन रहा है, तो कंपाउंड जो है वो किस तरह से बनेगा, CH3 है, CH2 है, फिर ये जो कार्बन है उसके बाद CH है, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, ये जो CH है यहाँ CH3 है, इसके तरफ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी इस पर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव कार्बोकेटायन जनरेट होता है, सही चल रहा है। चल अगर इस कार्बन के थ्रू हाइड्रोजन पर बॉन्ड बनता है तो क्या बन जाएगा, देख इस तरह से CH3 CH2, इस कार्बन के थ्रू अगर हाइड्रोजन पर बॉन्ड बन गया है ना, तो वो देख इस तरह से कुछ बन रहा है कि यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ देख सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH है, यहाँ CH3 है, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है। अब तू मुझे बता, जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, सही। तो बता तू ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटायन, तो उसलिए हमको आनी चाहिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ, आप कहीं और लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है ना। तो बताओ मुझे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। पर सवाल ये है कि सर ये जो कार्बोकेटायन है वो तो 2 डिग्री है और ये जो कार्बोकेटायन है वो भी 2 डिग्री है, तो यहाँ पर जो आपने रट्टा रटाया था 11th स्टैंडर्ड में ऑर्डर, ये भी काम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर आएगा। देखो जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबिलाईज कैसे होता है, ये जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है,
अगर उसको कहीं से नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन का धक्का मिल जाए तो ये अपना सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाएगा। पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन का धक्का यानी नेगेटिव धक्का उसको मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, 2 कार्बन का धक्का मिल रहा है, यहां पर जो है वो क्या है, 2 कार्बन का धक्का मिल रहा है। सही है, करेक्ट है। इस तरह से यहां पर क्योंकि जो भी अल्काइल ग्रुप्स होता है बेटा वो जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके तरफ पुश करते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, हाँ कि ना। और इसकी तरफ देख, यहां पर क्या है बेटा, 3 कार्बन का धक्का मिल रहा है और यहां सिर्फ 1 कार्बन का धक्का मिल रहा है, करेक्ट है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका जो स्टेबिलाईजेशन है 3 कार्बन से पावर आ रहा है, यहां से यहां से यहां से, ठीक है। तो यहां पर 1 कार्बन से आ रहा है, ठीक है। तो इधर भी आ रहा है अपने प्लस में, प्लस आई इफेक्ट। तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी स्ट्रेट चेन है, यहाँ भी स्ट्रेट चेन है, यहाँ भी स्ट्रेट चेन है, यहाँ भी स्ट्रेट चेन है। तो प्लस आई इफेक्ट को मैं बता सकता हूँ कि ज्यादा होगा इसके अंदर, ठीक है, पर मैं श्योर नहीं बता पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर कहीं पे ब्रांच चेन होती तो ब्रांच चेन में क्या होता है, बहुत सारे साइड से धक्का आता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है हमेशा, पर यहाँ स्ट्रेट चेन है तो नहीं देख सकते। इसके बाद मैं आपको सिखा था एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। वो क्या सिखाया था कि मैं अल्फा कार्बन के पास में जो है वो हाइड्रोजन देखिए, ये जो है फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 और यहाँ पर कितने हैं, 3, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5, ठीक है। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं डिसाइड कर सकता तो कोई बात नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, करेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन एटम 4 है और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम 5 है, देखिए ना, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 2 और 3 5 हाइड्रोजन हुए। यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन, यहाँ 2 यहाँ 2 कितना हुआ, टोटल 4 और 5। जिसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा, उसका स्टेबिलाईजेशन ज्यादा, उसकी मेजर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, जो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है, करेक्ट। कहाँ बन रहा है बताइए, यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो कंपाउंड है वो आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला, वो आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट में। तो उम्मीद है कि आपको मैकेनिज्म के थ्रू कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ढूंढकर पता चलना है क्या आसान हो जाएगी कि इंडक्टिव इफेक्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन है, 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 तो आई कैन नॉट डिसाइड। अगर कहीं पे ब्रांच चेन होती तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट मिलता तो समझ में आता है, ठीक है, कि जिसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेबिलाईजेशन ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। पर यहाँ पर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा नहीं देख पा रहा था, तो कोई बात नहीं, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 और 2 4 है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम 5 है, दैट इज इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन पॉजिटिव ऑन सेकंड स्टेप, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो जहां पर आपका मार्कोनिक रूल काम नहीं करता है वहां मैकेनिज्म काम करता है, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है और मैकेनिज्म है आप अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह पे मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल्स देता हूँ इसी फंडे पे बेस्ड, ठीक है। तो वो मुझे आप सॉल्व करके बताइएगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ कुछ, देखिए मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिख लेता हूँ और हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किसमें मेजर बनेगा और माइनर बनेगा, ठीक है। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से ये एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर अगर आप HCl डालेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन एटम्स है वो सेम है, बट अल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है। तो आप यहाँ पर मार्कोनिक रूल से डिसाइड नहीं कर सकते कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, पर यहाँ दोनों सारे हाइड्रोजन एटम सेम है। तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल से आंसर नहीं आता, आपको मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप दोनों भी प्रोडक्ट बना के देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हाइड्रोजन डालना होता है, ठीक है। तो सपोज अगर हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दोनों भी देख लेते हैं कि जब हाइड्रोजन है इस तरह से इस पर आ जाता है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए अगर मैं लिखता हूं कि हाइड्रोजन कुछ, ठीक है, यहाँ पर है तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और ये CH3 और इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से कुछ। और अगर हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा,
यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये लेट मी राइट इट कि देखिए CH है, सिंगल बॉन्ड यहाँ आ गया हाइड्रोजन CH2 और ये हो जाएगा CH3, तो चार्ज आ जाएगा इस पर पॉजिटिव। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर जाएगा, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और माइनर है। देखिए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर देखिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, यहाँ एक कार्बन से मिल रहा है, यहाँ भी एक कार्बन से मिल रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर देखिए आपको 2 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। पर इस तरफ से आपको क्या मिल रहा है बताओ, यहाँ पर जो है वो बेंजीन रिंग है, करेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये क्या है पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर आएगा और फिर रेजोनेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी मिल रहा है, और इसको तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव ही मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से। रेजोनेंस तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि रेजोनेंस मिलने के लिए वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर होना चाहिए कि नहीं कार्बन, ये कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर होना चाहिए, बट इट इज अवे फ्रॉम बेंजीन रिंग, देयरफॉर रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट देयर, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर, करेक्ट है। और यहाँ पर देखो आपको इंडक्टिव के साथ साथ रेजोनेंस इफेक्ट भी मिल रहा है, तो ये जो है वो ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है एज कंपेयर टू ये वाला कंपाउंड, है ना। तो जो ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, करेक्ट है। यानी क्या, जब क्लोरीन यहाँ पर आ रहा होगा, है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो सेकंड स्टेप में क्लोरीन यहीं अटैक करेगा कि नहीं, तो ये जो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जैसे इस एग्जांपल के अंदर मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन एटम है डबल बॉन्ड कर रहा है वो सेम है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर भी जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, करेक्ट है। तो इसके अंदर भी मार्कोनिक रूल से डिसाइड नहीं होता है, तो मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। सपोज अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है कि इस पर हाइड्रोजन आ गया CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह से कुछ बन रहा होगा। सपोज अगर हाइड्रोजन यहाँ होता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाता, तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बन रहा होता कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH2 हो जाएगा, CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब हमको देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन का है इफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आइसोप्रोपाइल का इफेक्ट है ना, और यहाँ पर जो है एक चेन का इफेक्ट है, और यहाँ पर जो है वो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप का इफेक्ट है, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पर देखो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है और इस तरह से आ रहा है, तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होने वाला है अपने यहाँ पर वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये वाला। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे पुश हो रहा है, आपको अगर डिफिकल्ट जा रहा है कोई बात नहीं, आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी तो देख सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम लोग कार्बोकेटाइन भी देख सकते हैं कि नहीं, कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, ठीक है। फिर फ्री रेडिकल के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहाँ नहीं लगता है, कार्ब एनायन के अंदर, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तब उसकी स्टेबिलिटी जो है हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते नहीं है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज इसकी देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 3, ये अल्फा कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम, तो इसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 5 है, तो ये ज्यादा स्टेबिलाइज है। इसका मतलब ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट में जाएगा, यानी क्लोरीन जब यहाँ पर अटैक कर रहा है तब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से रिएक्शन ये चल रहा है। उसके बाद में मैंने नीचे जो एग्जांपल दिए हैं वो साइक्लिक चेन के हैं, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, उसमें भी आप ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं तो ये तो जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है, चाहे क्लोरीन यहाँ है चाहे क्लोरीन यहाँ पे आए, ठीक है, वो बनने वाला साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ही है, तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो चाहे कहीं पर भी क्लोरीन आ जाए वो इसी तरह से बनने वाला है स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 1-क्लोरो साइक्लोहेक्सेन IUPAC नेम के अंदर, ठीक है। पर जब ऐसा कंपाउंड है कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो HCl में देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड हो चुका है, तो देयर आर 0 हाइड्रोजन एटम्स, बट यहाँ पर 3 ही बॉन्ड हुए, यानी यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम होगा कि नहीं, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, यानी नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम बताते नहीं और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं फॉलो करते हैं और ऐसा कंपाउंड बनाते हैं कि मिथाइल ग्रुप भले यहाँ फिर भी क्लोरीन यहाँ पर लगाते हैं, तो दिस विल बिकम द माइनर प्रोडक्ट।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, यही सब एग्जांपल्स जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो मैकेनिज्म है उसको 3 बार लिखना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से सारे एग्जांपल्स को देखना है। इन सब का आईयूपीएससी नेम आपको लिखना है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आपके लिए रखा है। ठीक है, आईयूपीएससी नेम इन सब का आप लिख लीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने कैसे पॉजिटिव पे छोड़ दिया है, आप इसके ऊपर क्लोरीन लगा के तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लर्न भी हो जाएगा, और आपको ये बात अच्छे से भेजने में आ रही है कि सिर्फ रूल या रट्टा मारने से नहीं होता है, मैकेनिज्म पढ़ने से असली फंडा समझ में आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के अंदर एक और पार्ट है जो आपने 11th में भी पढ़ा था, दैट इज एंटी मार्कोनिक कोव रूल। ठीक है, वो मैं आज के लेक्चर में नहीं कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करूंगा, और फिर मैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जाऊंगा। पहले एंटी मार्कोनिक कोव रूल जो इसी लेक्चर का पार्ट है वो कवर करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मूव करता हूँ, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप मार्कोनिक कोव रूल अच्छे से समझिए, इसका मैकेनिज्म देखिए। एंटी मार्कोनिक का जो है आप रिवीजन कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड की बुक से, बट उसका जो मैकेनिज्म है मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको समझेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। उम्मीद है कि आप होमवर्क करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो यू आर फील फ्री टू आस्क मी, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।